नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल की क्लास में हमने अपनी जो सिटीजनशिप थी, भाग 2 था, नागरिकता को खत्म किया था। मीन्स उसमें क्या विभिन्न प्रोविजन थे, क्या प्रावधान थे, नागरिकता प्राप्त करने के क्या तरीके थे, समाप्ति के क्या तरीके थे, और उसके अलग PIOs हो, OCI हो, फिर चाहे OICH हो, प्रवासी सम्मेलन हो, प्रवासी भारतीय दिवस के मनाने के बारे में हमने देखा था। और उससे संबंधित जितने भी विभिन्न वो जो मुद्दे थे उनको मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया था। आशा करता हूं कि वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा। इसके बावजूद यदि कोई कमी रह जाती है या कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। उसके अलग मैंने एक टॉपिक आपका वहां पर स्किप किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कैब कहो या CAA कहो, नागरिकता संशोधन विधेयक या नागरिकता संशोधन अधिनियम। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम जानना है, क्यों इतना विरोध का कारण था, उसके पीछे मूल कारण क्या थे, उसको जानने के लिए पहले आपको फंडामेंटल राइट्स समझने पड़ेंगे। जब आप फंडामेंटल राइट को समझ पाएंगे अच्छे से और आपकी नागरिकता को भी आपने अच्छे से समझ रखा होगा, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग करके, दोनों के बीच एक दूसरे के साथ अंतर संबंध स्थापित करके आप उसे एक अच्छे और जो सुदृढ़ तरीका होता है उस वे में आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। उसी कड़ी में जो हमारा आज का अगला टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पूरे संविधान का सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण पार्ट है तो यही फंडामेंटल राइट्स है, यही मौलिक अधिकार है। सवाल पूछे जाने की जो सबसे ज्यादा संभावना होती है फंडामेंटल राइट्स से ही होती है, मौलिक अधिकारों से ही होती है। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लेना या फिर अन्य किसी भी एग्जामिनेशन में आप इसको एनालाइज कर लेना। ये तो हुई कुछ सामान्य सी बातें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर, यानी फंडामेंटल राइट्स की ओर। दोस्तों, भाग 1 हमने पढ़ा भारत संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 पढ़ा नागरिकता। आज हम पढ़ेंगे भाग 3। भाग 1 में मैं आपके समक्ष चार आर्टिकल मैंने आपको बताए। भाग 2 में मैं आपको 5 से 11 बता के आया और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि आप संघ राज्य क्षेत्र इनका तो मैंने आपको स्पष्ट ब्यौरा दिया, स्पष्ट तरीके से बताया। भाग 2 5 से 11 आपको एक एक आर्टिकल इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल यहां से नहीं पूछा जाता आज तक की जो प्रवृत्ति रही है। इसलिए आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है आप सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझें। जो आपको नागरिकता के बारे में महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं बताई गई हैं उन्हें आप समझते रहे तो ये चीज आपको टफ नहीं लगेगी। उसके बावजूद भी अगर आपको समस्या रहती है कि हमें आर्टिकल टू आर्टिकल चाहिए, तो जब आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे तो इसमें इन आर्टिकल का जिक्र कर दिया जाएगा। लेकिन मैं पूर्णतः आशा के साथ इस बात को कह सकता हूं कि यहां से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आज जो हम भाग पढ़ेंगे या आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है और मैं हर आर्टिकल का क्लोज, सब क्लोज आपके समक्ष चर्चा करता चलूंगा और उसे आप 1 बाय 1 आर्टिकल भी समझने का प्रयास करें। हालांकि उससे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जैसे हम पढ़ेंगे भाग 3 आर्टिकल 12 से 35।
ये पढ़ेंगे हम, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक हम जाएंगे, अपने मौलिक अधिकारों को खत्म करेंगे। थोड़ा लंबा समय लग सकता है इसमें, क्योंकि आपको इसके पॉजिटिव, निगेटिव और अन्य जो भी अलग डायमेंशंस हैं, अन्य जो भी विभिन्न आयाम हैं, उन्हें मैं स्किप नहीं करूंगा, वो मैं आपको बता के चलूंगा। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और जिस तरीके से हम फंडामेंटल राइट्स की ओर बढ़ते चलेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा, आपके अंदर विश्वास की जो अनुभूति है वो अच्छी बनकर सामने आएगी, और उसी के आधार पर फिर आप भाग 3 को समझते हुए आगे अपनी यात्रा तय करेंगे, और आगे के जो मैक्सिमम चीजें हैं उन्हें भी आप यहां से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ये तो हुई फंडामेंटल राइट के बारे में इतनी बातें। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल, अब खैर मैं रफ कर देता हूं, तो भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा कंप्लीट है। भाग 2 हम पढ़ चुके हैं, आज हमारी किसकी बारी है? भाग 3 की बारी है, आर्टिकल 35 से 12 से 35। भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। आज हमें इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन जैसा मेरा शुरू में उद्देश्य रहता है, जैसी मेरी प्रवृत्ति पढ़ाने की रही है आपको, मैं डायरेक्ट आर्टिकल डिस्कस आपसे नहीं करूंगा। पहली बात, ऐसा नहीं है कि 12 के अकॉर्डिंग ये होता है, 13 में ये होता है, 14 में ये होता है, 15 में ये होता है। दिस इज द रॉन्ग वे। ये आप अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आप पूर्णतः गलत पढ़ते हैं। आप जिस तरीके से आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप उस तरीके से समझने का प्रयास करें, और उसी तरीके से आप उसे समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपके लिए चीजें याद रख पाना कठिन नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए आज की हम अपनी क्लास खैर स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा, हम कुछ शुरू में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल राइट से या फिर मौलिक अधिकारों से। पहला प्रश्न है, अधिकार एक परिचय। यानी आपसे पूछने लगे कि अधिकार का एक परिचय क्या है। पहला, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक क्यों? मौलिक क्यों? हम पढ़ रहे हैं यहां पर मौलिक अधिकार। मौलिक कहो या मूल कहो, बात एक ही है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है जबरदस्ती का कि मूल अलग होंगे या मौलिक अलग होंगे, बात एक ही है। मौलिक अधिकार, मौलिक क्यों? तीसरा क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे, संविधान में इनका समावेशन क्यों किया गया? चौथा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो मैं शॉर्ट में एफआरएस भी लिख सकता हूं, आप ध्यान रखिएगा। एफआरएस यानी फंडामेंटल राइट्स। एफआरएस की प्रकृति, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे एफआरएस का सामान्य वर्ग।
उसके बाद हम एड्रेस करेंगे एफआरएस का मूल वर्ग, उसके बाद हम करेंगे एफआरएस का अपवादित वर्ग, और लास्ट में हम एड्रेस करेंगे एफआरएस का विशेष वर्ग। विशेष वर्ग ये दोनों सिमिलर भी हैं, लेकिन फिर भी आप समझते रहें कि इन चीजों को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपके समक्ष ये 8 सवाल हैं तो आप इस स्थिति में होंगे कि आप फंडामेंटल राइट्स पर लगभग 2 से 3 घंटे अपने आप को बोलने की पोजीशन में पाएंगे, या फिर आपके समक्ष सवाल कैसे भी घुमाकर दे दिया जाए आपका सवाल इन चीजों से बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो इन्हें नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगा, आप इन्हें लिख लीजिएगा। चलिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा कि एफआरएस परिचय, मौलिक अधिकार एक परिचय या अधिकार एक परिचय वास्तव में होता क्या है। दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि अधिकार वास्तव में होते क्या हैं। एक तो नंबर एक ये चीज है, और इन अधिकारों की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये भी बात है। भाई, अगर मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो आपको ये भी समझना होगा कि हमारे संविधान में, खैर हम करेंगे कि संविधान में समावेशन क्यों किया गया इनका, लेकिन सबसे पहली बात तो यही होगा ना कि अब हम अधिकार पढ़ रहे हैं। जैसा मैं शुरू में कह रहा था आपको कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि उसके कार्य क्या है, वो है क्या, और हम पढ़ते जा रहे हैं। तो उस पढ़ने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसकी कोई सार्थकता सिद्ध होती है। लेकिन अगर आपके सामने कोई, क्योंकि एक बात दोस्तों और मैं आपको बताऊं, कभी भी ये सोच के मत पढ़ना कि हम, क्योंकि बेनिफिट सबके जुड़े हुए, खैर मैं उस बात को नहीं कहूंगा कि हमें पेपर पास करना, लेकिन आपको इसके साथ ये भी समझना है कि हमें एक अच्छा नागरिक भी बनना है, हमें एक अच्छी समझ भी रखनी है जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके बारे में, या अन्य चीजों के बारे में हम उनसे कुछ सीखते हैं, और इसीलिए हमें यह दर्जा दिया जाता है कि हम पढ़े लिखे हैं और हमारे ऊपर पढ़ाई लिखाई का असर है। और वो कब साबित होता है, जब आप अपनी शब्दों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, और वो प्रभावित करने की क्षमता जो आपके अंदर आती है वो यहीं से आती है जब चीजों का विश्लेषणात्मक तौर पर आप उसे सोचते हैं और उसके बाद फिर उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। यानी आपने जो अनुभूति की उसके बाद जो अभिव्यक्ति हुई, वो अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई, क्या वो पॉजिटिव थी, क्या वो निगेटिव थी, ये चीज भी आपकी पढ़ाई लिखाई को सिद्ध करता है ये बात। तो यही बात यहां पर आ जाती है कि अधिकार क्या, अधिकार परिचय है क्या वास्तव में। एक थोड़ी सी यात्रा देखते हैं हम दोस्तों। हम जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे यहां आगमन हुआ, लेकिन 1600 में मुगल सत्ता भी थी यहां पर, और 1700 लगभग 1857 तक देखा जाए तो बहादुर शाह ने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, तो वहां तक चला ये चीज। लेकिन हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वास्तव में हम जो मानते हैं, हम गुलाम जो अपने आप को मानते हैं, हम उपनिवेश जो अपने आप को मानते हैं, किसका मानते हैं, ब्रिटिशर्स का मानते हैं। ब्रिटिशर्स का मानते हैं। कहानी आगे बढ़ी और साल आता है 1757। ये प्लासी का, हालांकि कुछ हिस्ट्री का टॉपिक कनेक्टेड है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं,
यहां से आप समझते चलिएगा। प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी, यहां से होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर देती है। और आगे आते आते इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि 1773 से क्या आ जाता है, हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, यानी अंग्रेज नियम कानून बनाने स्टार्ट कर देते हैं। अब ये नियम कानून किसके लिए बना रहे हैं? भारतीयों के लिए बना रहे हैं। अब जब भारतीयों के लिए बना रहे हैं तो ये बात देखी गई कि 1857 तक हमने ये बात देखी कि जो नियम कानून बना रहे थे कहीं ना कहीं हो क्या रहा था कि जो नियम कानून बन रहे थे वो भारतीयों के अनुरूप नहीं थे, लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही थी, उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये बात और इसका असंतोष का कारण हम देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं हम इसे। यहां पर यह बात निकलकर सामने आई, एक तो ये बात। उसके बाद भी हमने देखा कि 1857 के बाद भी यह प्रक्रिया चलती रही और 1885 का वो दौर है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना होती है। और इसमें वो सभी वर्ग के लोग होते हैं, वो सभी लोग होते हैं जो हमारे वैयक्तिक अधिकारों की बात करते हैं, यानी ये वो बुद्धिजीवी लोग थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वेस्टर्न में जो बुकें थी, रूसो को पढ़ा, बेंथम को पढ़ा, लोक को पढ़ा, ऑस्टिन को देखा, तो इन्होंने जब चीजें पढ़ी तो इन्होंने ये बात देखी कि भाई जो अधिकार ब्रिटेन में नागरिकों को दिए गए वो हमारे यहां तो है ही नहीं। अब ये बात कहां से निकलकर सामने आई कि ये अधिकार भारत वालों को कैसे मिले? अब भारत वालों को तो तब मिलेंगे जब भारत में भारतीयों के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। तो भारत के द्वारा कानून कब बनाए जाएंगे? जब भारत का अपना संविधान होगा। और भारत का अपना संविधान कब होगा? जब भारत स्वतंत्र होगा। ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। इसके आगे जब कहानी चली तो दोस्तों मैं डायरेक्ट 1885 से जब आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो 1885 से लगभग 1928 का वो दौर था, 1928 का वो दौर था जिसे आप एक पढ़ते होंगे, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, इसमें यह बात कही गई कि जो अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार है, अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक कोई देश है, तो वहां पर व्यक्ति के अधिकारों की क्या होनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए, व्यक्तियों को अधिकार मिलने चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले, नेहरू रिपोर्ट 1928 की हमें लिख दिया है, 1928 की है। तो नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले हमारे एफआरएस की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकारों की बात सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो कब की गई? ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया। लेकिन कहानी कहां से स्टार्ट हुई? 1928 तक। इसकी पृष्ठभूमि में क्या थे, इसके मूल में क्या थे, ये सब चीजें एक छोटा सा डायग्राम आप अपने दिमाग में बनाए रखें। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई और उसमें फंडामेंटल राइट को समावेशित किया गया तो ये बात निकलकर सामने आ गई कि हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, हमारे संविधान के जो फ्रेमर्स हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के अधिकारों को लेकर भी सजग हैं। ये बात निकलकर सामने आई। ये सवाल भी बनता है कि मूल अधिकारों की सर्वप्रथम संकल्पना कहां पर देखी जाती है? यहां पर देखी जाती है, क्योंकि ये कौन लोग थे नेहरू रिपोर्ट में? एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताता हूं। 1927 में जब 26 की बात है शायद, विल्सन हेड चुनौती दे देता है कि आप अपना संविधान अपने आप बनाइए, तो उसी के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला आता है। वो हिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा कनेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने देखा कि अगर संविधान बनाने की चुनौती दी तो कहीं ना कहीं उस जो संविधान बना उसमें हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने किसकी बात की? मौलिक अधिकारों की बात की, क्योंकि उन्होंने ये बात देखी कि लोगों के अधिकार वास्तव में होने चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए जरूरी है, ये व्यक्तियों के लिए जरूरी है, एटलीस्ट जहां पर प्रजातांत्रिक देश है, यानी वहां पर किसी एक निरंकुश, प्रबुद्ध निरंकुश शासन नहीं है। ये बात। इसके बाद
आप जानते हैं कि जब हमारा 26 जनवरी नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को एडॉप्ट किया तो उसमें हमारे मूल संविधान थे। ये बात, और मैंने आपको प्रस्तावना में भी बताया था कि उसमें भी इसकी झलक देखने को मिलती है। ये बात हुई, ये तो बात हुई इसकी पृष्ठभूमि की। अब परिचय, परिचय में कुछ हमने इसको देखा, कुछ हम अलग देखते हैं। संविधान परिचय होता क्या है? एक टर्म आपके सामने मैं लिखता हूं, आजादी। आजादी, आजादी। अब आप इमेजिन करें कि ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। आपको ए से बी स्थान तक जाना है। मैंने कहा कि ये ए स्थान है, एक बी स्थान है, आपको ए से बी स्थान तक जाना है। तो जब आप ए से बी स्थान तक जाएंगे तो आपको आजादी तो है, आप जाएंगे, लेकिन आप अपने मन में सोच रहे हैं कि आपको आजादी है कि मैं जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि आपने जब यहां से चलना स्टार्ट किया तो आपको बीच में ही रोक दिया गया। अब जब बीच में रोक दिया गया तो आपने कहा मैं आजाद था, मैं जा रहा था। तो लेकिन इससे यहीं पर आता है जब आजादी के साथ वैधानिकता जुड़ जाती है। आजादी के साथ वैधानिकता जुड़ जाती है तो किसका निर्माण होता है? अधिकार का निर्माण होता है। अधिकार का निर्माण होता है, यानी जब आजादी के साथ वैधानिकता जुड़ जाती है तो किसका निर्माण होता है? अधिकार का निर्माण होता है। और ये अधिकार क्या होते हैं? ये सुप्रीम होते हैं। ये क्या होते हैं? सुप्रीम होते हैं। आपने सुना होगा ना कि कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे बड़ा कोर्ट। और ये ऐसा नहीं है कि अधिकार और नहीं है हमारे संविधान में, अधिकार और भी है, भी बातें करूंगा मैं। लेकिन ये सुप्रीम क्यों है? इसलिए क्योंकि इन्हें वैधानिकता प्राप्त है। वैधानिकता उन्हें भी प्राप्त है, लेकिन ज्यादा वैधानिकता, ज्यादा संरक्षण किन्हें प्राप्त है? मौलिक अधिकारों को प्राप्त है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? मौलिक अधिकार कहा गया। इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा गया। तो आपको ये चीज समझ आई कि आजादी और वैधानिकता जुड़ जाती, यानी जब उसके साथ लीगल पॉइंट जुड़ जाता है। अब तक आप जा रहे थे और आपको बीच में ही रोक दिया गया तो आप रुक गए, चलो ठीक है भाई मैं नहीं जाता, पुलिस के द्वारा रोक गए। लेकिन ये क्या आता है? आपको संविधान ही अधिकार देता है कि आप ए स्थान से बी स्थान पर जा सकते हैं। तो ये बात, ये आपको अथॉरिटी किसने दी? ये अथॉरिटी आपको संविधान ने दी। और जब आपको ये अथॉरिटी, ये प्राधिकार आपको संविधान ने दे दिया तो इस पे हस्तक्षेप करने वाला कोई और कौन होता है? कोई नहीं होता। तो यानी आपको अब यहां बीच में रोक नहीं सकते। आप आगे जाएंगे और बी स्थान पर जहां पर आप जाना चाहते हैं वहां पर आप अपनी यात्रा को पूर्णतः पूरा करेंगे। ये बात आपके निकलकर सामने आती है। तो ये तो हुआ अधिकार, एक परिचय। दूसरी बात, एक बात और समझे दोस्तों इसके बारे में, आप इसे नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये कहा मैंने कि ये अधिकार एक परिचय हो गया। सपोज दैट कि हमारे यहां एक्स, वाई, जेड ये तीन अधिकार हैं और इन तीन अधिकारों को सूचीबद्ध कर दे, हम सूचीबद्ध कर दे। हम कहते हैं कि ये एक्स अधिकार है, इसके अंतर्गत ये आएगा, वाई अधिकार है, इसके अंतर्गत ये आएगा, और जेड अधिकार है, इसके अंतर्गत ये आएगा। तो हमने क्या किया? इन्हें सूचीबद्ध कर दिया, एक सूची में समाहित कर दिया। इसे कहते हैं दोस्तों अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का, इसे कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। जब इसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया तो ये अधिकार क्या करेंगे? ये अधिकारों का घोषणा पत्र क्या करता है? ये सरकार पर अंकुश लगाने का कार्य करता है।
सरकार पर अंकुश लगाने का ये क्या करता है, कार्य करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सपोज दैट एक्स जो अधिकार था उसके अनुरूप ये कहा गया था कि आप ए स्थान से बी स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन आपको बीच में रोक दिया गया। आपने कहा मेरे अधिकार को लीगल प्रोविजन प्राप्त है, लीगलिटी प्राप्त है, वैधानिकता प्राप्त है, उन्हें वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो एक अधिकार ये है, एक अधिकार ये है, एक अधिकार ये है। तो जब इसे सूचीबद्ध कर दिया गया और क्या करके अधिकारों का घोषणा पत्र से कह दिया गया, ये अधिकारों का घोषणा पत्र कहां पर, संविधान में, जहां पर लिखे गए होंगे, जहां इन्हें लीगलिटी प्राप्त है, जहां इन्हें वैधानिकता प्राप्त है। तो ये क्या करते हैं, सरकार पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। अब क्या सिर्फ सरकार पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं, ये बात मजे की है भाई। ये बात कह दी चलो कि अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार पर अंकुश लगाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ सरकार पर? अगर यहां तो आपको हम एक बात माने कि ए से बी स्थान पर आपको जाना है तो आपको सरकार ने रोका, लेकिन इसके अदरवाइज अगर आपको कोई व्यक्ति रोक दे, कोई संस्था रोक दे, इसके लिए आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात है कि अगर मैं कहूं कि सरकार नहीं रोकती आपको यहां से जाने से आगे, सरकार फ्री है कि जाइए आप, लेकिन सरकार ने किसी और चीज का यूज किया, या सरकार ने भी यूज ना किया, या किसी और व्यक्तिगत हितों के कारणों से आपको किसी ने रोकना चाहा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं भाई मैं नहीं रुकूंगा। तो आप, हो सकता है आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशराइज किया गया, आपको रोक दिया जाए, तो आप रुक जाएंगे। लेकिन यहीं पर सवाल यह आता है, क्या सिर्फ सरकार पर अंकुश? तो यहां पर संविधान फिर बताता है कि किसी संस्था व व्यक्ति के ऊपर भी अंकुश लगा सकता है। मतलब यह कहता है कि सिर्फ सरकार ही नहीं आपके अधिकारों के ऊपर अंकुश लगा सकती, आपकी कोई यदि संस्था, कोई व्यक्ति भी आपको रोकने की कोशिश करता है तो सरकार क्या करेगी? न्यायपालिका आदेश देगी, और सरकार क्या करेगी? यहां पर आपके डिफेंडर, आपके रक्षक के रूप में सामने आएगी, सामने आएगी। अब यहां पर सामने जो आएगी तो यहां से फिर सवाल आता है, यानी क्या सरकार सर्वोच्च हो जाएगी? सरकार सर्वोच्च हो जाएगी कि जो सरकार कहेगी वही सही है? यहां पर फिर न्यायपालिका आती है, न्यायपालिका आती है। और यदि सरकार भी कोई ऐसा कार्य करे, यानी मैंने आपको बताया विधायिका ने कोई ऐसा कानून बनाया, एक्स कानून बनाया, एक्स वाई जेड हम इसे ले लेते हैं, ए कानून बनाया। अब सरकार, आपने देखा होगा, सरकार एक, आप पढ़ते होंगे, एक यथार्थ है, जो उसके नुमाइंदे हैं उन्हें आप व्यवहार में देखते हैं, तो वो यथार्थवाद है, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और उसके जो नुमाइंदे हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो यहां पर सरकार ने, विधायिका ने कानून बना दिया कि आप ए से बी तक नहीं जा सकते, और यहां पर देखो सरकार कर रही है ये काम, और ए से बी तक नहीं जा सकते, तो यहां पर क्या करेगी? न्यायपालिका सामने आएगी, और विधायिका ने जो विधि बनाई, अब देखो विधायिका से विधि किसे कहते हैं? कानून को कहते हैं। विधायिका ने विधि बताई, और मैंने आपको बहुत स्पष्ट क्लियर किया है कि इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बता के आया था कि सब चीजें जो होती हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको कार्यपालिका बताया, विधायिका बताया, न्यायपालिका बताया, सब चीजें मैं इसलिए आपको क्लियर शुरू में करके आता, क्योंकि बाद में आपको ये चीजें बहुत कंफ्यूज करने वाली थी। विधायिका ने विधि का निर्माण किया, और विधायिका ने जब विधि का निर्माण किया तो ये बात देखी गई कि वो विधि का कानून ऐसा, वो विधि का निर्माण ऐसा कर दिया कि ए से बी तक जाने में उसे रोक दिया गया। अब जब ए से बी तक जाने में रोक दिया गया तो यहां पर तो सरकार ही अंकुश लगाने का काम करने लगी। तो न्यायपालिका क्या करती है? उस विधि को क्रॉस करती है, यानी उस विधि को समाप्त करती है, और फिर जो व्यक्ति ए से बी स्थान तक जाना चाहता है वो ए से बी स्थान तक इजिली जा सकता है। ये बात हुई दोस्तों अधिकार एक परिचय की। इसलिए हमारे यहां मौलिक अधिकारों का जब मूल संरक्षक कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? न्यायालय को कहा जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, एक तो होते हैं मूल अधिकार, एक होते हैं वैधानिक अधिकार, एक होते हैं सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार, हाँ देखो दोस्तों, मूल अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार वास्तव में होते क्या है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल ये सुप्रीम होते हैं, इन्हें लीगल दर्जा प्राप्त होता है। लीगल दर्जा प्राप्त होता है। वैधानिक अधिकार और ये, अब मूल अधिकारों में तो हम देखेंगे कि कौन आएंगे, 12 से 35 तक जो भी अधिकार आएंगे वो क्या है, मूल अधिकार है। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने क्रम भी लिखा है आपके सामने कि जो अधिकार होंगे वो इस क्रम में होंगे, यानी मूल अधिकार सबसे टॉप पोजीशन पर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप ये कहने लगोगे इन्हें लीगल राइट प्राप्त नहीं होता, इन्हें भी लीगल दर्जा प्राप्त होता है, इन्हें भी लीगल दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन इनकी प्रक्रिया आप जब इनका एग्जाम्पल देखोगे तो आप समझ सकते हो। लीगल दर्जा प्राप्त होता है। वैधानिक अधिकार मैं कहूं जैसे राइट टू वोटिंग 326 और 300A, दोनों क्या है हमारे यहां वैधानिक राइट है। हालांकि हम कह सकते हैं संवैधानिक राइट भी, क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख है, तो इन्हें संवैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं और वैधानिक अधिकार भी। सामान्य अधिकार, सामान्य अधिकार कौन होते हैं, जिन अधिकारों का सर्जन क्या किया जाता है, सामान्य विधि के द्वारा किया जाता है, उन्हें सामान्य अधिकार कहते हैं। जैसे आप यहां देखो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वोट देने का आपका अधिकार है, तो आप अगर कहीं जेल वेल में हैं या आपको कोई, आप अपराधी हैं किसी चीज के, अपराधी और आरोपी में फर्क होता है, पहले समझ लेना। आरोपी वो होता है जिसके ऊपर अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, तो अभी दो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जैसे ही आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपराधी हो जाता है, यानी अब उसने अपराध कर रखा है। अब वोट देने का अधिकार, आप जेल में हैं तो ऐसा नहीं कि आप कहने लगो कि मुझे वोट देना है तो मुझे वहां पर लेकर चलो, नहीं। संपत्ति का अधिकार है, पहले मूल अधिकार था लेकिन फिर से संपत्ति का अधिकार लेकर आए, तो क्यों लेकर आए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। असामान्य अधिकार, जैसे मैं 2 कानून लिखता हूं यहां, एक लिखता हूं उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, दहेज उत्पीड़न अधिकार, पॉक्सो। ये अधिकार क्या है दोस्तों, ये अधिकार वो अधिकार है जो पॉजिटिव लोग होते हैं, यानी सकारात्मक विधि के द्वारा क्या होते हैं, हमें प्रोवाइड करा दिए गए। यानी आप देख सकते हैं कि आपको अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आप यहां पर ऐसा नहीं जा सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। आपको सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां अप्लाई करने की कोई जरूरत, डायरेक्ट वहां पर अप्लाई कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट इन्हें सुनने के लिए बाध्य है। ये बात। दूसरी बात, सामान्य अधिकार जो होते हैं वो उपभोक्ता संरक्षण, यानी आपके साथ क्या हुआ, किसी चीज में चीटिंग हो गई, और चीटिंग का इन द सेंस कि आपने कोई माल खरीदा और आपने क्या हुआ, वो माल आपको कंपनी के बेसिस पर उपलब्ध कराया गया था, और जब उपलब्ध कराया गया था तो उसका क्या हुआ कि वो थोड़ी एक्सपायरी डेट हुई, एक्सपायरी डेट या उसमें कुछ भी तकनीकी खराबी आ गई, तो आपने क्या किया, कंप्लेन कर दी। तो जब आप कंप्लेन करते हो तो आपने देखा होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकार में क्या है कि आपके अधिकारों का संरक्षण तो होता है, लेकिन अब कब न्याय मिलेगा, कब उस पर सुनवाई होगी, वो समय तय होता है, और समय भी तय नहीं होता, वास्तव में बहुत लंबी प्रक्रिया लग जाती है।
दहेज उत्पीड़न, दहेज का केस चलता है, कब सजा होगी ना जाने, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको क्या बताया, एक कैटेगराइजेशन बताया। यानी आप मूल अधिकार के बारे में एक चीज समझ सकते हैं, एक व्यवहारिक एग्जांपल से आप समझिए। जैसे आप फोन लाए खरीद कर, और फोन के साथ आपको क्या मिलता है कि कहते हैं कि 1 साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी है। अब 1 साल की वारंटी, अब उसके अंदर ऑटोमेटिक वो तकनीकी खराबी आ गई। अब ऐसा नहीं कि आप उसे पानी में डाल के और फिर लेकर चले जाओ कस्टमर केयर कि भाई इसे ठीक कर दो, ये ऐसे हो गया, नहीं, उसके अंदर कुछ ऑटोमेटिक तकनीकी खराबी आई जो कंपनी की तरफ से चीज की गई। तो यहीं पर जो मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक फोन के वारंटी कार्ड की तरह है। यानी आपको एक वारंटी कार्ड दे दिया गया है कि ये अधिकार शुरू से संविधान में इनका समावेशन किया गया है, और जब इनका समावेशन किया गया है तो यदि इनका उल्लंघन होता है तो इनके अगेंस्ट, यानी उल्लंघन होने पर आप कहां जा सकते हैं, न्यायालय आ सकते हैं, क्योंकि संविधान में उनका समावेशन है। और संविधान का रक्षक हमारे यहां कौन है, न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका आपको उस संदर्भ में न्याय जरूर देगी। ये तो बात हुई अधिकार एक परिचय के बारे में। दोस्तों बोरिंग जरूर लगा होगा आपको, या ऐसा लगा होगा कि चीजें ऐसी, लेकिन मैं वास्तव में आपको बताऊं, जो चीजें बोरिंग लगती हैं सवाल ज्यादातर वहीं से पूछे जाने की संकल्पना होती है। एक दिन मैं आपको पेपर का पैटर्न भी डिस्कस करूंगा कि वास्तव में पेपर का सवाल पूछे कैसे जाते हैं और हम गलती कहां करके आते हैं। छोटा सा अगर डेमो लूं तो आर्टिकल तो सबको याद होंगे 12 से 35 तक के फलाने में ये फलाने में, लेकिन अगर यहां से कोई संबंधित सवाल आ गया ना तो वो किसी को नहीं पता होगा। उसमें ऐसा लगेगा कि ये किताब में था ही नहीं, लेकिन दोस्तों ये था किताब में ही, आपने पढ़ा नहीं ध्यान से। बस यही गलतियां हो रही हैं आजकल एग्जाम में, जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, कि आपको उसे सजगता के साथ पढ़ना होगा, उसके पीछे की धारणा को समझ होगा। क्योंकि ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि आप आर्टिकल रट कर बैठे हैं, तो उसे ये रास्ता निकालना है कि आप रटकर जवाब ना दें। क्या आपको समझ है, जब आप कल के दिन ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनेंगे, कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे, तो आपको पब्लिक भी डील करनी है, आपको अन्य भी कोई चीजें डील करनी है, तो आपके अंदर क्या वो समझ काम करती है, तो उसी के आधार पर कुछ चीजें समझ पर भी विकसित होते हैं। इसीलिए मेरा इन्हें बताने का पीछे उद्देश्य भी यही है। मैं चलिए खैर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे मौलिक अधिकार मौलिक क्यों। खैर इस बात का जवाब आपको मिल गया होगा कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इसका एक सॉलिड आंसर। क्यों, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको एक लाइन में किसी को जवाब देना हो, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एफआरआई जरूरी होते हैं, जरूरी होते हैं। अब ये सर्वांगीण विकास क्या है, धार्मिक विकास, सामाजिक विकास, वैज्ञानिक विकास, धार्मिक विकास, सामाजिक विकास, वैज्ञानिक विकास, आध्यात्मिक विकास, दार्शनिक विकास।
ये कुछ प्रकार के और भी अन्य कई इसमें डायमेंशन जुड़ जाएंगे। तो इनके आधार पर क्या होना चाहिए, व्यक्ति का विकास होना चाहिए। और इनका विकास कब होगा, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यदि व्यक्ति को इतनी प्रकार की स्वतंत्रता होगी तो उसका ऑटोमेटिक इन दिशाओं में काम करने लगेगा, उसका दिमाग वास्तव में चलेगा। वो चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे हम। तो ये चीज दूसरी बात, संविधान में समावेशन क्यों, तीसरा सवाल हमारा यही था ना। तीसरा सवाल था हमारा कि संविधान में समावेशन क्यों। संविधान में समावेशन क्यों दोस्तों, इसके पीछे भी मैंने आपको बताया कि हमारा देश काफी लंबे समय से उपनिवेश रह चुका था और 1947 में आजाद हुआ। तो हमारे संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी, यदि हम अपने नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार नहीं देंगे, मूल अधिकार नहीं देंगे, तो क्या है, वो एक बेहतर रिसोर्सेस नहीं बन सकते। यानी आप कह सकते हैं एक लाइन में कि एक बेहतर मानव संसाधन को बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जरूरी थे। यह बात यहां पर निकलकर सामने आई कि एक बेहतर मानव संसाधन मतलब आप क्या समझेंगे कि चलो मौलिक अधिकार तो जोड़ दिए, लेकिन आज भी आप देखते हैं कि यदि आप किसी बच्चे को इन द सेंस कि आपका छोटा भाई बहन हो, यदि आप उसे एक अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य उसका होगा, अच्छा उसका परिवेश होगा, तो उसके आधार पर वो क्या कर सकता है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा और उसके आधार पर क्या होगा, उसका अच्छा विकास होगा, तो वो क्या बनेगा, एक बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। यानी ये भी कहीं ना कहीं वो तो उसके अंदर काम करते ही हैं, लेकिन अगर इन चीजों को भी डाल दिया जाए, हमारे संविधान निर्माता ये सोचते थे कि यदि उन्हें ये अधिकार प्रोवाइड करा दिए जाए तो भी एक बेहतर मानव संसाधन का विकास हो सकता है। यह बात निकलकर सामने आई, संविधान में समावेशन क्यों, इसका मूलभूत कारण यही था। बाकी की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे दोस्तों, और आप पढ़िएगा ध्यान से, लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर सुनिएगा, आपको चीजें समझ आएंगी और पीछे का भी आपका रिमाइंड होगा। तो इसी के साथ हम कल मिलते हैं। थैंक यू।